तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत, अभिनंदन। आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। जिस तरह बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है और ठीक उसी तरह से आप एक बूंद बूंद के ज्ञान से अपने सफलता के लिए औजार तैयार कर रहे होंगे, कौशल तैयार कर रहे होंगे और सफलता के दिन जब प्रमोशन एग्जाम होगा उस दिन किस तरीके से आपको पहचानना है उत्तर को, उसका हुनर आप सीख रहे होंगे और सफलता के लायक तो सीख चुके होंगे, है ना राजू नयन जी? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, है ना। अभी तो सिर्फ जो है सीख रहे हैं, लेकिन सफलता जिस दिन आपको सामना करना पड़ेगा एग्जामिनेशन का, तो उस दिन आप देखिएगा आपके हुनर का कौशल जो है वो काम आएगा। और जो भी ज्ञान आपने सीखा है, जो भी सेशंस के माध्यम से आपने बटोरा है, वही जो है आप तर्कस में लेके जाएंगे और आपको सफलता सुनिश्चित होगा। तो मैं आप लोगों को भरोसा दिलाने के लिए लेट नाइट सेशन में आ जाता हूं। वैसे तो आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं और डेली इस तरह से पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब भी खाली समय मिलता है आप लोग जो है लॉगिन सेक्शन में जाकर रिकॉल क्वेश्चन को देख लीजिएगा। लॉगिन सेक्शन में रिकॉल क्वेश्चन से देखने से फायदा क्या होगा कि जो पिछले एग्जामिनेशन है उनमें जो सवाल आ रहे हैं वो टॉपिक मिल जाता है। जैसे कोई नया सवाल आ गया तो उस नए टॉपिक को आप पढ़ने चले जाते हैं, ऑलरेडी पढ़े भी होंगे तो भी आपको वो टॉपिक खोज खोज के आप पढ़ने चले जाते हैं। और अगर आपके मन में कोई डाउट होता है तो फिर आप मेरे से पूछ लेते हैं कि सर ये अपडेटेड है। जैसे कि कोई साथी पूछता है कि सर जो कोपरा एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, इसमें कई जगह जो है 1 करोड़ 10 करोड़ वाला है, तो इसमें से कौन सा सही है, 50 लाख वाला सही है। तो इस तरह का डाउट होता है तो आप लोग पूछ लेते हैं। तो जो लेटेस्ट वाला है कंज्यूमर एक्ट में, वो 50 लाख तक डिस्ट्रिक्ट फोरम है, 50 लाख से अधिक 2 करोड़ तक स्टेट कमीशन है, 2 करोड़ से ऊपर जो है नेशनल कमीशन है। तो अभी इसमें डाउट होता है क्योंकि किताबों में जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसमें शायद 1 करोड़ होगा, 10 करोड़ होगा, तो इसलिए अपडेट नहीं हुआ होगा। तो कल हम लोग कितने सवाल चर्चा किए थे, देखते हैं कौन कौन साथी जुड़े हुए हैं। वाह, नमस्कार कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। मैं ऐसे रात रात को आया जाया करूंगा आपका हौसला बढ़ाने के लिए। प्रभाकर जी नमस्कार, अहो कर रहे हैं, अहो। राजू नयन जी नमस्कार कर रहे हैं, आनंद जी हर हर महादेव कह रहे हैं, दया जी आगे प्रणाम जी कह रहे हैं। बहुत बढ़िया, सभी साथी का अभिनंदन, सभी साथी को नमस्कार। रिकॉल क्वेश्चन सेक्शन एक्टिवेट नहीं किया गया, नहीं नहीं नहीं, है अंदर। जो लाइफ टाइम कोर्स है ना आपका, उसके अंदर ही रिकॉल क्वेश्चन है। आप जाइएगा तो उसके अंदर फोल्डर के अंदर रिकॉल क्वेश्चन है। सर मेरा मेरा एक अपना ये था ना सर, मतलब हाँ। विचार था सर कि जो लॉगिन सेक्शन है ना उसमें रिकॉर्ड क्वेश्चन का एक अलग फोल्डर बना दिया जाता सर, बना है, वीडियो बना वाला है, बना है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। जब भी रिकॉल सेक्शन में जाएंगे, राजू प्रकाश जी पीडीएफ आप में है सर। देखिए। वो हाँ जी, है, पीडीएफ अवेलेबल सेक्शन है, अवेलेबल ऐप है, में है ना सर वो। अवेलेबल है। अवेलेबल है। पीडीएफ बनाना काफी टिपिकल हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, रिकॉल क्वेश्चन का पीडीएफ अवेलेबल है राजू प्रकाश जी। अभी मैं हाँ आप पीडीएफ बोलेंगे। है सर, पीडीएफ है उसमें है, पीडीएफ, मोबाइल ऐप में है। हाँ हाँ, और हाँ और उसी उसमें में। जो लॉगिन, जो वेबसाइट का जो लॉगिन सेक्शन है सर, अच्छा हाँ, उसमें अपडेट नहीं हुआ है, उसमें करवा रहे हैं, उसमें अपडेट करवा रहे उसमें हैं, हो सर जाएगा। ये चाह रहे थे ना सर कि जो है ना जो वीडियो जो पूरा है ना 2022-23 का या 21-22 का, ओके, उसका एक अलग फोल्डर रहता ना सर, तो ज्यादा सुविधा होता है देखने में। चलो उसको भी कर लेंगे, ये ठीक है। आप वेबसाइट की बात कर रहे हैं, टेक बैंकिंग ज्ञान वाला, जी जी। वो उसमें कर देंगे। शायद कई साथियों को उसमें वीडियो देखना अच्छा लगता है, या उसमें वो चलता है कि इतने देर तक देख लिए, इतने घंटे का क्लास कर लिए, ये सारा चीज रहता है, उसमें कर और लूंगा। उसमें एक सबसे बड़ी खासियत ये है ना सर कि जिस चीज को आप जहां तक देखे हैं ना, दोबारा जब लॉगिन करेंगे तो फिर हाँ, उसी जगह जाकर के ये होता है, खुलता है। अच्छा है। अच्छा, मैं इसको अपडेट करने के लिए दिया हूँ, हालांकि कुछ तो अपडेट हुआ है। और जो आप कह रहे हैं रिकॉल का अलग से फोल्डर बना देंगे, ठीक है, एग्रीड। वो सही है, और अलग से रिकॉल का फोल्डर बनाएंगे। तो चलिए आज हम लोग रेस्ट सवाल पे चर्चा करेंगे। राजू प्रकाश जी तैयार हैं एकदम बिल्कुल, है ना? तो राजू प्रकाश जी बोल रहे हैं सर मैं तो एकदम जब से वो पटना में मिले ना तब से तैयार ही है, कब एग्जामिनेशन हो जाए, क्यों इतना दिन लगा है? बोले जल्दी कल ही हो जाए। हम लोग कभी 19 को हो जाता तो निपट ये रहता है, 60 में से 19 को हो गया रहता ना। तो स्क्रीन पर यहाँ जितने साथी हैं ना, अभी जो जितने साथी हैं, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, आप 58 क्वेश्चन सही बना लिए।
58 क्वेश्चन जो है आप एकदम सही कर लिए होंगे। और हमारी आशा कुमारी जी के लिए 60 है ना। तो आशा ताई के लिए नमस्ते कर देते हैं उनको। वो 60 क्वेश्चन बना ली होंगी, क्योंकि उनका ना बहुत ही जबरदस्त मतलब एक माता रानी की कृपा है उनके ऊपर। तो कल कितने सवाल चर्चा किए थे राजू नयन जी? कल रिकॉल क्वेश्चन कितने किए थे हम लोग, शेखर जी? 40। कल जो लास्ट सवाल था सर वो एसएलआर से संबंधित था, एसएलआर का सेक्शन पढ़ाया गया था सर आपके द्वारा। चलिए, तो कल जो 40 सवाल हम लोग चर्चा किए थे वो क्लरिकल टू ऑफिसर है, जिसका एग्जामिनेशन हुआ था 19 फरवरी को, मतलब कल ही एग्जाम हुआ था। और कल ही सवाल हम लोग जो है डिस्कस कर लिए थे, भले लेट नहीं डिस्कस किए, लेकिन उससे फायदा ये हुआ कि हमको ये पता चल गया कि कौन कौन से नए सवाल हमको देखना है, और 3 से 5 सवाल नए हमको नजर आए। और आप लोगों ने उसको जाके पढ़ भी लिया होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो रिकॉल क्वेश्चन के जो आंसर देख के आपकी तैयारी हो गई होगी। तो चलिए इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं, और कल के 40 क्वेश्चन के बाद जो बाकी क्वेश्चन हैं, 60 क्वेश्चन बाकी हैं, उन पर डिस्कस करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर लेते हैं। पहला सवाल है, पहला सवाल लेकर आएंगे हमारे राजू प्रकाश जी। राजू प्रकाश जी पढ़िए जरा सवाल। What is the limitation period? What is the limitation period for demand promissory note? हाँ, इसका उत्तर देंगे 3 years हमारे from आशा DPN. ताई देंगे। आशा जी, इसका जवाब क्या होगा? ये सवाल कितना, सवाल देखिए आप, जल्दी से फटाक से आंसर दे दीजिए। एकदम आंसर दे दिए एकदम। इनका तो आंसर कुछ भी देंगे ना, भगवान एकदम सही कर देगा एकदम। हाथ जो है ऐसे ऐसे क्लिक करते करते ऐसे ले जाएगा, मतलब मैंने देखा है। हाँ, यस, बढ़िया लिख दी। तो व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड फॉर द डिमांड प्रोमिसरी नोट? ये लिमिटेशन जो होता है डॉक्यूमेंट्स का, एक ऐसा पीरियड होता है जिस पीरियड अवधि में जब भी बैंक लोन देती है किसी बोरोवर को, तो बोरोवर के खिलाफ उस लोन की वसूली करने के लिए सूट फाइल कर सकता है उस डॉक्यूमेंट के बेस पर जिसमें वो वादा किया रहता है कि मैं इतने दिन में पैसा लौटा दूंगा। तो हर डॉक्यूमेंट्स की एक लिमिटेशन पीरियड होता है जो लीगली वैलिड होता है। वो लिमिटेशन पीरियड जिसके अंदर हम सूट फाइल कर सकते हैं, दावा दायर कर सकते हैं, न्यायालय की शरण में जा सकते हैं, न्यायालय हमारे लिए वसूली कर सकता है, न्यायालय हमारे लिए न्याय कर सकता है। क्योंकि जब हमारे साथ अन्याय होता है साधारण जीवन में तो न्यायालय जाते हैं। तो आप सोचिए कि हमने एक ग्राहक के साथ संबंध बनाया। क्या संबंध बनाया? क्रेडिटर और डेटर का। बैंक क्रेडिटर हो गया, कस्टमर डेटर हो गया। तो बैंक लेनदार हो गया, कस्टमर देनदार हो गया, और उसके लिए उसने सहमति दी, एग्रीमेंट किया, डॉक्यूमेंट साइन किया, वचन दिया, वादा किया कि मैं 3 साल में चुका दूंगा, 5 साल में चुका दूंगा। और अगर वो तय समय पर नहीं चुकाया तो क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया। जब कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया तो हर डॉक्यूमेंट की एक अवधि है जिस अवधि को बोलते हैं लिमिटेशन पीरियड, ताकि हम कोर्ट में जाके न्याय मांग सकते हैं या कोर्ट को बोल सकते हैं जज साहब हमने भरोसा करके आशा जी को 10 लाख रुपए का हाउसिंग लोन दिया, अब आशा जी हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। उनके घर जाते हैं तो गोबर फेंक देते हैं, उनके घर जाते हैं तो कुत्ता भी छोड़ देते हैं, और वो हमसे बात भी नहीं करते हैं और धमकी देते हैं, पुलिस भी भेज देते हैं। तो जज साहब हमारे लिए वसूली कर दीजिए, क्योंकि उन्होंने डॉक्यूमेंट साइन किया था। तो कानून जो होता है सबूत पे, डॉक्यूमेंट्स पे बात करता है, तो फिर कानून उनको दंड देगा और उनको वसूली के लिए रिकवरी एजेंट देगा, कलेक्टर को आदेश दे सकता है, तमाम चीजें रिकवरी टूल्स के आधार पर। तो ये है 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ डिमांड प्रोमिसरी नोट। तो जितने भी सारे साथी 3 years लिखे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन वहां पर सारे ऑप्शन में 3 years ही होते हैं। तो जब चारों ऑप्शन 3 years होंगे तो आपको ध्यान रखना होगा, सही आंसर होगा 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ डिमांड प्रोमिसरी नोट। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल राजू नयन जी पढ़िए जरा सवाल, बहुत ही थोड़ा चमकीला सा सवाल है ये। The loan is sanctioned against the LIC policies on the basis of Which value? which value? किस वैल्यू पे जो है ना सर LIC पॉलिसी का लोन करते हैं, तो इसका सर सरेंडर वैल्यू होगा। फटाफट सर टाइप कर दिए हमारे साथी, देखो टाइप कर रहे हैं बहुत स्पीड से, मतलब ये तो 2 सेकंड नहीं लगा रहे हैं। एग्जामिनेशन दोगे कि नहीं दोगे भैया बताओ यार? 15 मिनट में देके आ जाएगा ये। राजू प्रकाश जी तो बोलेगा चलो सर गेट खोलो सर, हम तो बाहर जाना है सर से बात करना है सर जल्दी सर। 15 मिनट में 15 मिनट में हमको बात करना है सर से बोले। एक सवाल पूछा गया कि जो भी LIC पॉलिसीज को रख के, सिक्योरिटी पर रख के असाइनमेंट चार्ज क्रिएट करा के लोन प्रोवाइड किया जाता है, जिसको डिमांड लोन अगेंस्ट LIC पॉलिसी कहा जाता है, तो वो लोन का जो क्वांटम ऑफ फाइनेंस है वो किसके आधार पर डिसाइड किया जाता है? LIC के सम इंश्योर्ड पे, LIC के सरेंडर वैल्यू पे,
कि लोन के डेलीगेटेड पावर पे। तो यहाँ पर आंसर होगा LIC का सरेंडर वैल्यू। और हमारे नारायण जी ने लिख दिया क्वांटम ऑफ फाइनेंस में सरेंडर वैल्यू का 75%, लेकिन अभी LIC पॉलिसी में 90% हो गया, 90% ऑफ द सरेंडर वैल्यू हो गया। तो यहाँ पर जो सरेंडर वैल्यू होता है वो ऐसी वैल्यू होती है कि जो भी LIC पॉलिसी आज हमारे पास असाइनमेंट करने के लिए आ रहे हैं, तो उन LIC पॉलिसी को हमारे जो अधिकारी हैं LIC के पास जाते हैं, एक उनको लेटर देते हैं कि हमें ऐसा लेटर ऑफ इंटेंट मिला है, हमारे ग्राहक जिनके आपके LIC पॉलिसी होल्डर हैं उनकी ये पॉलिसी है, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आज की तारीख पर इनका सरेंडर वैल्यू जो है आप बता दीजिए कि अगर आज हम इस LIC पॉलिसी को भुंजाते हैं या आज इसका लिक्विडेशन करते हैं, पैसा लेते हैं, तो आज की तारीख पर कितना पैसा मिलेगा। तो जो आज की तारीख पर पैसा मिलेगा उसको बोलते हैं सरेंडर वैल्यू। अगर हम LIC को सरेंडर करते हैं तो आज 1 लाख मिलेगा, फिर वो 1 लाख रुपए के सर्टिफिकेट देंगे, उसके आधार पर हम उसको प्रोसेस करेंगे और जो भी मार्जिन है या जो 90% ऑफ सरेंडर वैल्यू है उसका लोन लिमिट दे देंगे, उनको लोन प्रोवाइड कर देंगे और इसको असाइनमेंट करके फाइल में रख देंगे डिस्चार्ज करके, ताकि अगर अगली बार जब अगर नहीं पे करेगा तो हम उसको लिक्विड कर सकते हैं उनको नोटिस देके। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर हैं, ये पढ़िए जरा राजू प्रकाश जी, क्या सवाल है। डिमांड ड्राफ्ट ऑफ विच अमाउंट कैन नॉट बी पेड ऑन कैश। क्या मतलब है, क्या बोल रहा है। डिमांड ड्राफ्ट कितने कितने रुपए का डिमांड ड्राफ्ट कैश में पेमेंट नहीं किया जा सकता है। बहुत बढ़िया। तो जरा यहाँ पर सीधा सवाल पूछा है, एकदम आसान सा सवाल पूछा है कि अगर कोई ग्राहक डिमांड ड्राफ्ट जो है पेई लेके आता है, पेई, तो उसको कैश में भुगतान नहीं किया जाएगा, ये लिखा गया है। और सीधा हमारे साथी जो है एकदम बहुत सही, कुछ साथी जो है 19,999 दे रहे हैं, थोड़ा सा हड़बड़ी कर गए, लेकिन सवाल ये बोल रहा है कितने रुपए का DD आपके काउंटर में आता है तो आप कैश पेमेंट नहीं करेगा, उसको बोलेगा कि भाई सर ये जो DD है ये अकाउंट पे में ही जाएगा, तो वो अमाउंट होगा ₹20,000 एंड अबव। और ये सवाल जो है एकदम से ही पॉपुलर सीरीज का सवाल है, ₹20,000 अबव कई बार कंफ्यूज कर देता है, थोड़ा सा लैंग्वेज को बदल देता है, 19,999 कर देता है। वो क्या बोलता है कि कितने रुपए जो तक जो है कैश पेमेंट कर सकते हैं, बोलेगा तो एकदम सवाल बदल जाएगा ना राजू प्रकाश जी। अगर बोल देगा कि कितने रुपए तक कैश पेमेंट कर सकते हैं तो 19,999 हो जाएगा। 99। तो कई बार साथी जो हैं उसमें चक्रव्यूह में आ जाते हैं, उसको भी 20,000 लिख देते हैं हड़बड़ी में, और उनको एकदम पक्का यकीन ही होता है कि 20,000 सही है, लेकिन जब शाम को डिस्कस करते हैं तो वहाँ गलती हो जाता है। तो इस पर इतना आसान सा है, थोड़ा सा निशाना ठीक से लगा लीजिएगा, 1-2 बार थोड़ा सा उसको मिला लीजिएगा, है ना सवाल को। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल पढ़िए जरा, राजू नयन जी पढ़िए जरा। If bank receive the garnishee order, then what will be relationship between bank and customer? बहुत बढ़िया सवाल है कि हमारे बैंक में सभी लोगों का खाता होता है, अब वो खातेदार बाहर में कुछ समझौता करते हैं, अपना लेन देन करते हैं, लेकिन उनका कुछ झगड़ा होता है, न्यायालय पे जाता है, न्यायालय जो है गार्नेसी ऑर्डर जारी करता है बैंक को, क्योंकि बैंक गार्नेसी होता है। तो बैंक को जब गार्नेसी ऑर्डर जारी करता है तो ग्राहक का किस में जारी करेगा, जहां पर पैसा जमा है वहां जमा जारी करेगा। तो जहां पैसा जमा है, जैसे कि नितिन पटेल जी का हमेशा जमा ही रहता है पैसा, तो उनको लगाओ गार्नेसी ऑर्डर, है ना। तो गार्नेसी ऑर्डर लगा देंगे। तो गार्नेसी ऑर्डर लगाने पर वो बैंकर और कस्टमर का रिलेशनशिप क्या होगा, ये बात कही गई है। राजू नयन जी लिख दिए, योगेंद्र कुमार जी लिखा है उन्होंने, और नारायण जी डेटर एंड जजमेंट डेटर, बहुत बढ़िया है। आप लोग एकदम फंडामेंटल आप लोगों का बहुत क्लियर हो गया। ओम प्रकाश जी डेटर एंड जजमेंट डेटर कहें, तो ये बात हुई, बैंक जो होगा डेटर होगा, कस्टमर जो होगा जजमेंट डेटर होगा। तो जब भी कोई ग्राहक हमारे पास पैसा रखता है तो एक संबंध बनता है, क्योंकि जैसा सेवा देंगे वैसा संबंध बनेगा। तो ग्राहक को हम डिपॉजिट की सर्विस दे रहे हैं, तो ग्राहक डिपॉजिट के केस में वो क्रेडिटर होता है और बैंक जो है डेटर होता है, मतलब ग्राहक लेनदार होगा, बैंक देनदार होगा। लेकिन जब कोर्ट से कोई गारंटी ऑर्डर आ जाएगा तब ग्राहक क्रेडिटर का पद छीन लिया जाएगा उसका, अब वो जजमेंट डेटर होगा, मतलब अब वो न्यायिक देनदार हो गया, कोर्ट का देनदार हो गया, लेकिन हम उसके देनदार ही रहेंगे, हम जो है उस कस्टमर के देनदार ही रहेंगे। तो यहाँ पर होगा बैंक डेटर होगा, कस्टमर जजमेंट डेटर हो गया। तो एक साथी ने कहा कि सर इसमें ऐसा सवाल आया था, उसमें ये बोला गया था कि इस केस में बैंक क्या होगा, ऐसा बोला गया था, मतलब बैंक क्या होगा पर्टिकुलरली ये पूछा गया था। तो आप कैसे भी घुमा ले आप सही कर लेंगे।
अगर बैंक कैसा रहेगा पूछेगा तो आप डेटर लिख देंगे, कस्टमर क्या होगा तो जजमेंट डेटर लिख लेंगे, इसमें कहीं दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगला सवाल जाते हैं, हमारे स्क्रीन पर सवाल हैं। शेखर जी हैं आप इस लाइन पर हैं? शेखर जी जरा सवाल पढ़िए। शेखर जी वाह अच्छे लगते हो आप, सवाल पढ़ते हो तो मजा आ जाता है। हाँ पढ़िए, धीरे से प्यार से पढ़िए। What charge is to be created on immovable securities? बहुत बढ़िया। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि इमूवेबल सिक्योरिटी पे कौन सा चार्ज क्रिएट होता है। वाह बहुत बढ़िया। तो हमारे बैंक में एक डिटेल एक टॉपिक है जो होता है मॉर्गेज पर, सॉरी वो जो होता है चार्ज क्रिएशन ऑन सिक्योरिटी। तो चार्ज क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी में हमारे पास दो तरह के चार्ज होते हैं। एक चार्ज होता है फिक्स चार्ज होता है, एक चार्ज होता है फ्लोटिंग चार्ज होता है। जहां सिक्योरिटी बदलती रहती है उसको फ्लोटिंग चार्ज कहते हैं, जहां सिक्योरिटी नहीं बदलती है उसको फिक्स चार्ज कहते हैं। फिर जब आप चार्ज के बारे में अंदर जाते हैं तो फिर टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी के आधार पर चार्ज बदलते जाता है। स्टॉक के केस में अलग होता है, फिर एक पारी पासु चार्ज होता है। तो जैसा सिक्योरिटी होगा चार्ज उसके नेचर ऑफ सिक्योरिटी के आधार पर चार्ज जो है बदलता है। यहाँ पर सीधा सीधा सवाल है कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, फ्लैट है, घर है, लैंड बिल्डिंग है, तो उसमें कौन सा चार्ज क्रिएट होगा? उसमें होगा मॉर्गेज। उसमें क्या होगा? मॉर्गेज होगा। तो सभी साथी तो जैसे आशा कुमारी जी ने लिख दिया तो सभी तो लिखे ही होंगे, क्योंकि इनका जो आंसर जो है गलत होता नहीं है। तो ये बहुत बढ़िया सवाल है शेखर जी, अच्छा लगा ये सवाल, है ना? चलिए बढ़िया। अब अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, दया जी हैं कहीं देख रहे हैं? दया जी पढ़िए जरा सवाल, पढ़िए दया जी, दिख रहा होगा तो आपको, पढ़िए तो सवाल क्या पूछा है, पढ़िए। Banking ombudsman complaints should be closed within days after receiving the complaint in CMS portal by RDS. आरिज है, आरिज मतलब होता है रेगुलेटेड एंटिटीज। मतलब आरबीआई द्वारा वो संस्थाएं जो रेगुलेट की जाती हैं उनको आरिज कहते हैं, रेगुलेटेड एंटिटीज। तो रेगुलेटेड एंटिटीज में एनबीएफसीज भी आ गया। अब बैंक क्यों नहीं कहा जाता है? क्योंकि बैंक के अलावा भी बाकी जो है रेगुलेटेड एंटिटी हो गए हैं, जैसे एनबीएफसीज हो गए, फिर पेमेंट ऑपरेटर हो गए, उनको भी रेगुलेट करता है ना? तो इसीलिए वो आरिज कहता है। तो ये सवाल पूछा गया कि बैंकिंग ओम्बुड्समैन में कंप्लेंट अगर जो भी रेगुलेटेड एंटिटीज को है उनके कंप्लेंट मैनेजमेंट सर्विस जो सिस्टम है उसमें पोर्टल पे मिलता है, तो उस मिलने के कितने दिनों के अंदर उनको क्लोज्ड हो जाना चाहिए या उनका रिडशल हो जाना चाहिए। तो ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है, आप लोग 30 days. भी हैं 30 डेज। बहुत बढ़िया दया जी हैं। तो अभी सवाल नंबर 46, अभी तक कोई दिक्कत? अगर दया जी कल थे आप ज्वाइन के? अच्छा कल तो थे आप ना, थोड़ा लेट आए। नहीं सर कल नहीं थे, लेकिन हम सुबह देख लिए थे। सुबह देख लिए थे ना, तो मजा आ गया सवाल देख के, अच्छा लगा, कॉन्फिडेंट लगे? मजा आ गया सर। चलो बहुत बढ़िया। 2 नहीं पता था सर। ओके चलिए, तो अभी आखिरी में हम और बात कर लेंगे इसमें से कितने पता नहीं है, पहले डिस्कस कर लेते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखो, सवाल नंबर 47 जो है, जरा राजू प्रकाश जी पढ़िए, जरा आराम से पढ़िए। माइक ऑन कर लीजिए, माइक ऑन किया नहीं आपने? हाँ Sorry. If A and B maintain a joint FDR account with nominee C and with mandate of either and survivor, if A dies, then after maturity the payment will be made to whom? क्या बोला है, समझाइए जरा। बोल रहा है कि A और B दोनों मिलके एक एफडीआर चला रहा है, अकाउंट खोला है और उसमें उन्होंने नॉमिनी सी को बनाया है और उसमें परिचालन आइदर और सर्वाइवर दिया हुआ है। इफ अगर ए की मृत्यु हो जाती है तो पेमेंट किसको मिलेगा? बहुत बढ़िया, ये एकदम से पॉपुलर सीरीज का सवाल है। ए और बी एक जॉइंट अकाउंट मेंटेन करते हैं, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है, उसमें नॉमिनी सी है और वो अकाउंट आइदर एंड सर्वाइवर है। अगर एक ही मृत्यु हो जाती है तो मैच्योरिटी के बाद पेमेंट किसको मिलेगा? तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जब भी ए और बी जॉइंट अकाउंट होल्डर हैं और नॉमिनी रखे गए हैं तो नॉमिनी का रोल तभी शुरू होगा जब दोनों की मृत्यु एक साथ हो जाएगी। अगर दोनों में से एक की मृत्यु हुई तो नॉमिनी का जो कॉन्ट्रैक्ट है हट जाता है। फिर आता है लीगल हेयर प्लस सर्वाइवर, लीगल हेयर ऑफ द डिसीज एंड सर्वाइवर। लेकिन यहाँ केस है मैच्योरिटी के बाद पेमेंट का, तो सीधा है मैच्योरिटी के बाद पेमेंट करना है तो जो सर्वाइवर है उसको पैसा दे देंगे। तो अमाउंट विल बी पेड टू बी
विच इज सर्वाइवर। एक की मृत्यु हो गई है तो दोनों आइदर सर्वाइवर हैं, पैसा कोई भी ले सकता है। तो यहाँ पर अमाउंट विल बी पेड टू बी। अगर ये बिफोर मैच्योरिटी कहते तो लीगल हेयर आप डिसीज प्लस सर्वाइवर दैट इज बी, दोनों को मिला के हम देते। तो ये सवाल है जॉइंट अकाउंट का। तो अब अगला सवाल पढ़ते हैं आपके स्क्रीन पर। राजू नंदन जी जरा पढ़िए जरा सवाल क्या लिखा है, आराम से पढ़िए। Under the provisions of DEF fund, the amount is to transferred to RBI by bank if the account has not been operator for a period of which years? बहुत बढ़िया सवाल है। देखो अभी ना डीफ के लिए हर एग्जामिनेशन में एक सवाल पूछ रहा है किसी भी स्केल। तो यहाँ पर पूछा गया है आरबीआई का एक प्रोविजन है जिसमें कि डेफ फंड का एस्टेब्लिशमेंट किया है आरबीआई ने, डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड की स्थापना की। इस फंड के प्रोविजन के आधार पर सभी बैंकों को ऐसे खातों में पड़े हुए जमा पैसे को आरबीआई को भेजना पड़ता है अंडर सेक्शन 26 ऑफ आरबीआई एक्ट कि जिनमें लेन देन कितने पीरियड तक नहीं होता है। तो पॉपुलर से अच्छा ये देखिए आनंद कुमार जी सेक्शन बता दे रहे हैं, वाह बहुत बढ़िया। और विजय रजक जी ने, प्रमोद जी ने लिख दिया यहाँ पर 10 साल। तो ये 10 साल जो होगा, 10 साल तक अगर लेन देन नहीं हुआ तो उसको जो है डीप फंड में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो ये क्या होता है, जो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट है अगर वो ऑपरेट नहीं हुआ 10 साल तक तो डीप में चला जाएगा। लेकिन जो फिक्स डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट मान लीजिए 3 साल के लिए कोई बनाया है, मान लीजिए राजू प्रकाश जी ने 3 साल के लिए बनाया है, तो 2023 में अगर वो फिक्स डिपॉजिट 25 फरवरी को फिक्स डिपॉजिट जो है मैच्योर हो रहा है, तो 25 फरवरी के बाद वो ओवरड्यू हो जाएगा। उस दिन से अगर वो 10 साल तक इनऑपरेटिव रहा या उसमें ट्रांजेक्शन नहीं आया तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा डीप फंड में ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन आजकल क्या होता है, आप लोग पहले ही एक्सटेंडिंग इंस्ट्रक्शन ले जाते हैं कि जैसे मैच्योरिटी होगा फिर रिन्यू हो जाएगा, तो वो ऑपरेशन में गिना जाएगा क्योंकि उसमें आपने मैंडेट पहले से ले लिया है। तो यहाँ पर आंसर है 10 ईयर। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए राजू प्रकाश जी क्या सवाल पूछा है, एकदम शानदार सवाल। What is the total priority sector target of RRBs under the revised guideline of PSL? वाह बहुत बढ़िया, आसान सा सवाल पूछ लिया। प्रियरिटी सेक्टर, टोटल 75%. प्रियरिटी सेक्टर का टारगेट पूछा है। प्रियरिटी सेक्टर का मायने होता है कि भारत सरकार जो भी कृषि और अन्य जो प्रियरिटी सेक्टर है उनमें जो लोन होते हैं उनके लिए बैंकों को बाध्य कर दिया है कि आप अपने टोटल जो लोन देंगे उस बैंक क्रेडिट का कुछ हिस्सा जो है आपको प्रियरिटी सेक्टर में करना है। तो प्रियरिटी सेक्टर में एग्रीकल्चर है, एमएसएमई है, एक्सपोर्ट क्रेडिट है, एजुकेशन है, हाउसिंग लोन है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिन्यूएबल एनर्जी है, अदर प्रियरिटी सेक्टर है, वीकर सेक्शन है। तो इन सब में टोटल प्रियरिटी सेक्टर जो है टारगेट दिया गया है 75% ऑफ एएनबीसी, जिसको एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट कहते हैं, और सीईओबीई क्रेडिट इक्विवेलेंट टू ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर विच एवर इज हायर, दोनों में से जो हायर होगा वो जो होगा 75%। अभी आनंद कुमार जी और भी लिख दे रहे हैं, वीकर सेक्शन को 15% आरआरबी में, एग्रीकल्चर को 18%, एमएसएमई को 7 एमएसएमई में माइक्रो को 7.5%, फिर उसके बाद आपका स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को 10%। ये सारा जो है आपको एकदम मुखारबिंद से याद होना चाहिए। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, नितिन पटेल जी पढ़िए जरा जी। नितिन जी, हाँ नितिन जी को आवाज आ रही है, हाँ नितिन जी दिख रहे हैं, सवाल पढ़िए। What is the complaint email ID for customer of DBGP? ये थोड़ा एक नया टाइप का सवाल आ गया है, एक नया कि ईमेल आईडी पूछ लिया, कस्टमर कंप्लेंट करने का ईमेल आईडी कितना है, और ये तो मुझे भी नहीं पता है। कोई डीबीजीपी के साथी तो सब बढ़िया अच्छा पेपर गया है ना, है ना नितिन पटेल जी, राजू प्रकाश जी, वो जितने भी डीबीजीपी के साथी कल से कोई नहीं मिल रहे हैं ना सुशांत जी तो कहीं दिख ही नहीं रहे हैं कब से। हाँ टार्च लेके ढूंढो तब भी नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि उनका पेपर एकदम जबरदस्त गया। अब तो इंटरव्यू की तैयारी, या तो कहीं पार्टी वार्टी करने निकल गए होंगे, पिकनिक पे निकल गए होंगे। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, कंप्लेंट करने के लिए ईमेल आईडी पूछा गया। तो आप लोग फटाफट अपना अपना ईमेल आईडी देख लीजिएगा अपने बैंक का, कि ग्राहक जो है कौन से कंप्लेंट करेंगे। हर बैंक का एक अलग अलग ईमेल आईडी होता है।
क्योंकि हेल्प डेस्क नंबर है कस्टमर केयर का 1800-180-7777, ये टोल फ्री नंबर है। लेकिन यहाँ पर सवाल पूछा ईमेल आईडी का, तो ईमेल आईडी जो है आप देख लीजिएगा, या डीबीजीबी का तो मैं गूगल भी नहीं कर पाया, कोई साथी होंगे तो बताते, लेकिन वो नहीं है तो आप कोई बात नहीं, आप अपने बैंक का देख लीजिएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल ये देखिए, इन आरआरबीज हु फाइनेंस द एग्रीकल्चर एक्टिविटी। रीजनल रूरल बैंक में जो भी एग्रीकल्चर फाइनेंस होते हैं उसको कौन रीफाइनेंस करता है, कौन सी एजेंसी है जो उनको रीफाइनेंस करता है, जरा टाइप करके बताइए सब लोग। ये भी श्रीदेवी जी कह रहे हैं नाबार्ड, बहुत बढ़िया श्रीदेवी जी। तो ये रीजनल रूरल बैंक्स में जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए जो रीफाइनेंस करते हैं वो होता है नाबार्ड, है ना। तो नेशनल जो बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है ना, वो होता है नाबार्ड, तो ये इसको रीफाइनेंस करता है। तो ये भी पॉपुलर सीरीज का सवाल है जो पूछा गया। अगला सवाल चलते हैं, सवाल नंबर 52 आपके स्क्रीन पर हैं। श्रीदेवी जी जरा पढ़िए, जरा सवाल जरा आराम से पढ़िए, जरा देखते हैं आप जुड़े हैं। हाँ सर। पढ़िए। Bank should return the dishonored check to payee within which time? हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जो डिसऑनर वापस आया चेक कितने समय के अंदर कस्टमर को देना है? हाँ, तो जो बेनिफिशियरी है वो एक्चुअल में हमारा कस्टमर होता है, पेई, वो आके हमारे पास जमा करता है। तो अगर हमको डिसऑनर होके चेक वापस मिलता है तो वापस मिलने के बाद हमको कितने समय के अंदर पेई को वापस करना होता है, तो पेई हमारा कस्टमर होता है। तो वो हमारे साथी जो हैं फटाफट जो है बढ़िया, नितिन पटेल जी, ये सभी लोग बहुत ही बढ़िया एकदम लिख रहे हैं, है ना। 24 आवर्स भले ही 2 दिन में करते होंगे, 3 दिन में करते होंगे, लेकिन एग्जाम में तो 24 आवर्स ही लिखेंगे, है ना। वाह, हमारे राजू प्रकाश जी बोल रहे हो तो आएगा सर, जब आएगा कस्टमर लेके जाएगा, कहाँ है अपना ही, कहाँ जाएगा सर, अपने अपने ही घर आएगा कहाँ लगाए। ठीक है, वो आएगा, अगले महीने आएगा तो अगले महीने देंगे, तब तक उसका टाइम चला जाएगा उसको नोटिस देने का, तब भी कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि भैया यही बैंक है हमारा, है ना, सबका खाता भाग्य विधाता यही है भाई। तो यहाँ पर लेकिन एग्जाम के समय आपको 24 आवर्स कर दीजिएगा, 24 आवर्स के अंदर उनको रिटर्न करना होता है। और कोई इंस्पेक्शन में आते हैं तो भी आप बोलिएगा सर हम 24 आवर्स में रिटर्न कर देते हैं। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सवाल जरा पढ़िए, राजू नैन जी सवाल पढ़िए, जरा क्या लिखा है पढ़िए। Failed ATM transaction should be credited within which days? If not settled, then the compensation should be paid rupees per day for delayed period. वाह, ये दो सवाल हो गया, लेकिन हालांकि सवाल एक ही पूछा था। तो ये सवाल कह रहा है कि जो फेल्ड एटीएम ट्रांजैक्शंस होते हैं वो कितने दिनों में क्रेडिट हो जाने चाहिए, और अगर क्रेडिट नहीं हुए तो एक कंपनसेशन पे करना पड़ता है फॉर द डिलेड पीरियड, तो वो कितना है। तो यहाँ पर सभी साथी जरा कमेंट्स देख लेते हैं। T+5 डे एंड 100, वाह बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर सभी साथी बिल्कुल सही हैं। कई कई अभी सर्कुलर्स वगैरह में T+7 डे ही लिखा हुआ आ रहा है, तो उसको सुधार लीजिएगा, T+5 डे है। ट्रांजेक्शन +5 वर्किंग डेज में जो भी फेल्ड ट्रांजेक्शन है वो खातेदार के अकाउंट में सुओ मोटो क्रेडिट हो जाना चाहिए, मतलब बिना मांगे क्रेडिट हो जाना चाहिए, बिना मांगे। वर्किंग डे या कैलेंडर डे सर? वर्किंग डे है वर्किंग डे है। तो अभी तक के एक ही बार ऐसा पूछा गया वर्किंग डेज या कैलेंडर डेज, लेकिन बाकी जो 99 बार पूछा गया है वो सिर्फ T+5 डेज ऐसा लिखता है, T+5 डेज लिखता है एग्जामिनेशन में। तो कल जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें भी T+5 डेज आया था। तो फेल्ड ट्रांजेक्शन शुड बी क्रेडिटेड विद इन T+5 डे, इफ नॉट सेटल्ड देन द कंपनसेशन शुड बी पेड एट द रेट ऑफ ₹100 पर डे फॉर द डिलेड पीरियड। अगर वो 30 दिनों के अंदर कंप्लेंट कर देता है तो आपको कंपनसेशन देना है, 30 दिनों के बाद कंप्लेंट करता है ट्रांजेक्शन की डेट से तो कंपनसेशन नहीं देना है, लेकिन जो डेबिट हुआ है, फेल्ड ट्रांजेक्शन हुआ, वो अमाउंट आपको देना पड़ेगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर जो कल डिस्कस किए थे ये सवाल को कि व्हाट इज द सम इंश्योर्ड फॉर क्रिटिकल इलनेस ऑफ एम्प्लॉय। तो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन था, ₹1 समझ नहीं आ रहा था, एक्चुअल में वो 1 लाख रुपए पर एम्प्लॉय है। सम इंश्योर्ड जो है क्रिटिकल इलनेस का 1 लाख रुपए पर एम्प्लॉय है।
तो उसको करेक्ट करने के लिए ये सवाल रखा हूँ। ये सवाल डिस्कस कर चुके थे कल कि क्रिटिकल इलनेस, जैसे मैंने बताया ना राजू नंदन जी, HR पॉलिसी में से अभी पिछले 2 साल से ये हेल्थ रिलेटेड जो सवाल है वो जरूर पूछ रहा है। हेल्थ में कितना कवरेज है इंश्योरेंस का, फिर ICU में एडमिट हो गया तो कितना रुपए खर्च आता है, एक दिन का हॉस्पिटल का बेड का कितना है। तो ये आप अपना थोड़ा रट लीजिएगा। मतलब सोचो IBPS या मैनेजमेंट क्या चाहती है कि जो एम्प्लॉय बेनिफिट है, जो एम्प्लॉय के वेलफेयर है, एम्प्लॉय के हित का है, वो उनको कितना पता है। और ये जो कोरोना आया उसकी वजह से तो ये आपको जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं, इसलिए ये सवाल पूछ रहा है। तो ये वाला पार्ट आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है ये, और जरा पढ़िए, जरा हमारे दया जी पढ़िए जरा। दया जी हैं, चले गए हैं? हाँ, वाह। तो क्या सवाल है, पढ़िए दया जी। एग्रीकल्चर लोन, हेलो, हाँ हाँ हाँ, agricultural आवाज। loan up to dash can be sanctioned without collateral security. बताइए कि एग्रीकल्चर लोन जो है विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी आप कितने रुपए तक जो है लोन करते हैं एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर में क्या होता है, 1,60,000 तक। हाँ, एग्रीकल्चर में क्या होता है कि हमको उसके ज़मीन का 13 साल का सर्च करना पड़ता है, फिर उसको प्रारूप 5 में बंधक बनाना पड़ता है, फिर तहसील में भूइयां में चढ़ाना पड़ता है, फिर वहां से उनके ऋण पुस्तिका में ऐड करना होता है, तब जाके लोन करते हैं। लेकिन 1,60,000 रुपए तक के जो लोन होंगे, बहुत बढ़िया आनंद जी, तो 1,60,000 रुपए तक के जो लोन होंगे उनको हमको बिना कोलेटरल के लोन सैंक्शन करना होता है। तो यहाँ पर 1,60,000 इसका सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, जरा विजय रजक जी पढ़िए जरा, सवाल क्या है। हाँ सर, द कैश शॉर्टेज of dash rupees and above will be treated as fraud as per policy. बहुत बढ़िया, क्या समझ में आया बताइए। कैश, कोई भी कैश शॉर्टेज होता है कितने रुपीस तक, तो वो फ्रॉड में गिना जाएगा। बहुत बढ़िया, क्या होगा विजय जी, उसका उत्तर क्या होगा। हमारे साथी तो सब बढ़िया तरीके से दे रहे हैं। 10,000 ही होगा सर, बहुत 10,000 एंड अबव। तो क्या होता है, कैश शॉर्टेज को मैनेजमेंट या बैंक जो है या हमारे जो RBI है, इसको बहुत गंभीर दोष में मानता है कि कैश में डील करने वाला जो व्यक्ति है, जो स्टाफ है, वो हमारा उसका इंटीग्रिटी हाई होना चाहिए। तो इसीलिए उनके लिए अगर कैश का लिमिट जो है बहुत कम रखा है, क्योंकि जिसकी इंटीग्रिटी अगर खराब हो गई शुरू में ही तो उसको तुरंत ही दंड दिया जाए, फ्रॉड में डिक्लेयर कर दिया जाए और फ्रॉड के खिलाफ उसको कार्रवाई किया जाए। तो इसके लिए क्या बोला है उन्होंने, अगर 5,000 रुपए तक का अगर कैश शॉर्टेज है और ग्राहक बता देता है, तो सॉरी कैशियर बता देता है, इन्फॉर्म कर देता है, तो वो नेग्लिजेंस कहलाएगा। और अगर 5,000 से ऊपर और 10,000 तक का कैश शॉर्टेज है और जो कैशियर है इन्फॉर्म कर देता है, तो नेग्लिजेंस कहलाएगा। लेकिन 5,000 से ऊपर का और 10,000 तक के कैश शॉर्टेज है और चेकिंग में पकड़ा गया या ऑडिट में पकड़ा गया, तो वो फ्रॉड ट्रीट होगा। लेकिन एक कंडीशन ऐसा है जहां पर 10,000 और 10,000 से ऊपर अगर कोई कैश शॉर्टेज हुआ तो वो ऑलवेज ट्रीटेड एज फ्रॉड। 10,000 या 10,000 से ऊपर का अगर कैश शॉर्टेज हुआ तो उसको फ्रॉड ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो, फ्रॉड में डिक्लेयर करना पड़ेगा उसको। तो कैश शॉर्टेज ऑफ ₹10,000 एंड अबव विल बी ट्रीटेड एज फ्रॉड एज पर पॉलिसी। तो यहाँ पर ये बात कही गई है। अब ये है कि अगर मान लीजिए 10,000 का कैश शॉर्टेज हुआ तो इसमें पुलिस FIR करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो इसके लिए RM साहब को पावर दिया गया है कि 1 लाख रुपए तक के जो भी कैश शॉर्टेज होंगे तो उनको FIR करने की जरूरत नहीं है। 1 लाख से ऊपर है फ्रॉड तो FIR करना है। चलिए तो यहाँ पर अब बढ़ते हैं। अब ये तो 56 सवाल हो गए, अब कहाँ बढ़ेंगे, अब तो सवाल ही नहीं है। तो ये आपको फिर एक शानदार सा कोट की तरफ ले जाता हूँ। हौसला मिलता है सफलता का मुकाम, हौसलों से मिलता है सफलता का मुकाम, आसान नहीं है इस दुनिया में नाम कमाना। आप देखिएगा, आसान नहीं है इस दुनिया में नाम कमाना। आपको जब सामने धुंध दिखे ना तो आपको बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, आपका धुंध छट जाएगा। तो ठीक उसी तरह जिस तरह इस सीन में दिख रहा है, विजिबिलिटी आगे एकदम अंधेरा सा दिख रहा है, लेकिन जब आप नजदीक पहुंचेंगे तो आपको उजाला दिख जाएगा। तो हौसला रखिए, क्योंकि हौसलों से ही सफलता को मुकाम मिलता है।
क्यों? क्योंकि हम दुनिया में नाम कमाना चाहते हैं, अपने घर वालों के लिए गौरव फील कराना चाहते हैं और एक अच्छे व्यक्ति विशेष के तौर पर एक अच्छे बैंकर के रूप में जाना चाहते हैं। तो ये आज के लिए सवाल था जो टोटल हम लोग कल के प्रमोशन एग्जाम में 56 सवाल लगभग चर्चा किए। 4 सवाल मिसिंग है और वो 4 सवाल जो हैं हमारे साथी जो हैं अभी बताए नहीं है। तो ये पूरा अगर समीक्षा देखेंगे तो इसमें 60 सवाल में से मैं तो बोलूँगा 50 सवाल जो हैं सिर्फ जनरल बैंकिंग से आया है। केवल 10 से 12 सवाल जो है इंटरनल बैंकिंग से आया है। तो इस तरह से आप जो हैं दया जी ये इसको देख के Yes, sir. ना हमें इस तरह तैयार नहीं होना है, हमें तो कठिन से कठिन परीक्षा के लिए तैयार रहना है। क्योंकि कई बैंकों में ऐसा सौभाग्य मिलता है कि देखिए 60 क्वेश्चन है तो 60 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन जनरल बैंकिंग का आ गया। तो आप लोग तो गलती नहीं करेंगे जनरल बैंकिंग में क्योंकि बार बार आप पढ़ रहे हैं, लेकिन हो सकता है आपके में थोड़ा सा उल्टा हो जाए, 20-25 क्वेश्चन इंटरनल के आ जाएंगे तो टफ लग जाता है। मैं बता रहा हूँ कल एग्जामिनेशन हुआ तो मिला जुला रिएक्शन आया। कई साथी बोले सर मजा आ गया, मतलब ऐसे लोगों की संख्या थी 100 में से 25% लोग थे। आप ध्यान से सुनिए, देखिए आपके पास 60 सवाल यहाँ चर्चा किए, 4 सवाल छोड़ के 56 सवाल चर्चा किए, प्रतिक्रिया कैसे आई? 25% लोग बोले मजा आ गया सर, मजा आ गया सवाल देखकर सर, और सवाल हल करके मजा आ गया सर। पहले ही मतलब उन्होंने सब चीज एग्जाम काउंटर से बाहर आके, एग्जाम सेंटर से बाहर आके ही मुझे फोन कर लिया, 25% लोग। फिर बाद में जो 40% लोग हैं वो बोले सर आपका पढ़ाया हुआ ना 80% आया, बोले 80% आया सर, मतलब आप जो पिछले 1 महीने से आप डिस्कस कर रहे हैं वही सवाल आया। 40 तो टोटल 65 लोग हो गए। बाकी 35% लोग क्या बोले मालूम है राजू जी? बोले सर सवाल आया था लेकिन ना घुमा फिरा के आया था, कठिन आया था सर, इंटरनल से आया था सर, इंटरनल से, और वो इंटरनल का बना नहीं। अब देखिए 56 सवाल हम लोग डिस्कस किए हैं कल। इंटरनल के कितने सवाल हैं? 5 से 10, मतलब मैं मानो 60 में से 10 सवाल इंटरनल, 50 सवाल। तो मैं कहने का तात्पर्य है इंसान नेचुरल होता है, जब एग्जाम से बाहर निकलता है ना, जो 35 लोग बोले मैं उनको बिल्कुल दोष नहीं दे रहा, उन्होंने अपना जस्ट अभिव्यक्ति किया, उनका कहीं मिस्टेक हो गया होगा तभी तो बोला ना, कुछ गलती कर दिए होंगे, ऐसा हो जाता है, ये ह्यूमन साइकोलॉजिकल बिहेवियर है। तो उन्होंने, मैं जब बोला मैं उनको स्वीकार किया कि हाँ गलती हो गया होगा, कुछ हड़बड़ी में कर दिए होंगे, लेकिन जब ये सवाल देखेंगे तो उनको लगेगा वाह वाह क्या गलती कर दी है। लेकिन इनमें से मैं बता रहा हूँ 5% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा सर मेरा 58 के 58 भी सही है। तो वो 58 वालों के लिए तालियां बजा दीजिए। मैं आपको कहूँगा कि जिन्होंने बहुत धैर्य रख के ज्ञान कौशल का परिचय दिया और बोले सर मेरे 58 के 58 सही हैं, और उनका ये भी कहना था कि 3 सवाल तो तुक्के में भी सही हो गया। अब सोचो उनका, देखो तुक्का लगाया कि मतलब जहाँ मन डाउट था, क्लियर नहीं था, वो भी सही हो गया। तो जैसे कि वो 75 वाला, वो सर गलती से मैंने सी डाल दिया था और सही हो गया, ऐसा टाइप का आया कि 75, जबकि मेरे को लग रहा था कि ये गलत हो गया, 70 ये होगा, लेकिन 75। तो किस तरह से चमत्कार होते हैं तो जीवन में। तो इससे हम तजुर्बे से सीखते हैं कि हमें विनम्रता से, धैर्य से, अपने लगनशीलता के साथ जो है तैयारी करते रहना चाहिए और सफलता के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। मनोभाव आपका अच्छा हो, सीखने की लालसा हो, और जितनी सारी चीज़ें सवाल हम डिस्कस किए हैं वो सवाल तो आप ऑलरेडी सीखे हुए हैं। अभी कल हम कुछ कुछ नया नया सीखेंगे, जैसे कल एक डिसीज क्लेम पॉलिसी पढ़ाऊंगा, है ना, ठीक उसी तरह एक एचआर पॉलिसी पढ़ाएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट भी करता हूं कि मान लीजिए किसी बैंक का हम सेशन नहीं ले पा रहे हैं तो कम से कम वो अपनी पॉलिसी में जाके उन पॉइंट्स को लिख लीजिए, क्योंकि समय उतना ही रहता है और ज़्यादातर साथी जो हैं अनाउंसमेंट के बाद जुड़ते हैं। तो मेरे लिए तो व्यक्तिगत तौर से मैं तो आप देखिए हर सैटरडे संडे पूरे दिन पढ़ाता हूँ, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो इतने सारा चीज़ें को ना पूरा कर पाना थोड़ा कठिन हो जाता है। जैसे कोई अपने बैंक का है तो फिर भी, लेकिन आपको पूरी तरह मैं कोशिश करता हूँ कि अधिक से अधिक सवालों का जो है आपको सामग्री दूं जिससे कि आप सवालों का सामना कर पाएं। तो चलिए इसी उद्देश्य के साथ और एक बेहतर सफलता सर हाँ जी, सर प्रदीप बोल रहे सर डीबीजीबी। हाँ हाँ प्रदीप जी बताइए 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 क्या खबर है? सर मेरा इंटरव्यू का सर तो डेट निकल गया, थोड़ा सा उस पर गाइडलाइन कर देते सर। क्या निकल गया आपका? इंटरव्यू का डेट सर। अच्छा इंटरव्यू का डेट निकल गया? जी जी कब है? 25 तारीख को है सर, 27 तारीख को है सर। आपका एग्जामिनेशन कैसा गया? बढ़िया गया ना? हाँ सर अच्छा गया, 54 मारे हैं सर, सही है 54 सर। बताइए बताओ। 2-3 क्वेश्चन सर थोड़ा सा गलती हो गया सर, कंफ्यूजन अच्छा में।
तो बहुत बढ़िया बात है, आप लोग इतना अच्छा किए हैं। इंटरव्यू की तैयारी भी, इंटरव्यू के लिए मैं बोलूंगा कि आप लोग जरा लॉगिन सेक्शन में 40 वीडियो इंटरव्यू के हैं, उनको देख लीजिएगा। जी जी इंटरव्यू के सेशंस भी अभी करेंगे, तो आप लोग का जी हौसला जी अफजाई करते हैं। 1000 बर्फ गिरे, लाख आंधियां उठे, बट हौसला नहीं हारना। 1000 जी जी बर्फ गिरे, लाख आंधियां उठे, पर आप हिम्मत न हारिए, क्योंकि जो फूल खिल के रहेंगे चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमेशा याद रखना वो खिलने वाले हैं। मतलब जी जी कोई भी परिस्थितियां आए, हमारे अंदर इतना हौसला होना चाहिए कि हम फूल हैं, खिल के रहेंगे और हमेशा खिलते रहेंगे। तो इसी सर एब्रीविएशन नहीं आया था। एब्रीवेशन आया था ना कल के सेशन में, देखिए एब्रीवेशन आए हैं, 3 एब्रीवेशन आया है। CTS का आया था एब्रीवेशन सर। पूछा है, CKYC का एब्रीवेशन पूछा है, और कल का सेशन देख ओ, ओ, लीजिएगा, ओ, ओ, एब्रीवेशन तो उसमें 3 या 4 हैं। ठीक ठीक ठीक। है, तो आप सभी हौसला रखिए, चाहे कुछ भी मुश्किल सर रहे। एक क्वेश्चन सर। हाँ जी, हाँ जी। सर एक क्वेश्चन आपने कराया LIC के सरेंडर वैल्यू के ऊपर में, हम्म। तो वो क्या सर बैंक टू बैंक डिफर करता है? हाँ, जो बैंक टू DL जो बैंक, मिलता है। बैंक टू बैंक डिफर करता है। क्वांटम ऑफ फाइनेंस, क्वांटम ऑफ फाइनेंस डिफर करता है। लेकिन अगर मास्टर पॉलिसी देखेंगे तो मास्टर पॉलिसी में पहले 75% था, जिसको घटाकर 90% तक लोन कर दिया है। लेकिन फिर भी बैंक टू बैंक डिस्क्रिशनरी पावर है, आप देख लीजिएगा LIC में कितना % का लोन होता है। आप CRDB में सर LIC और NSC के ऊपर में 65% ही दिया गया है, 35% का मार्जिन मनी रखने के लिए गया है। ओके, बैंक टू बैंक डिस्क्रिशनरी पावर है LIC में, क्योंकि LIC का जो पॉलिसी है ना, उसमें अलग अलग मतलब वोलेटाइल रहता है ना, इसी वजह से ऊपर कर दिया गया है। लेकिन RBI के तौर से जाएंगे तो 90% कर दिया, कई बैंकें उसको इम्प्लीमेंट भी कर रही हैं। ठीक है, तो अगर सर ये गोल्ड क्वेश्चन में एग्जाम भी है में सर आएगा तो 90%। बैंक के हिसाब से आंसर देना है या फिर RBI के हिसाब से? तो उसमें सवाल में क्लियर रहता है, एज पर CRGB लोन पॉलिसी ऐसा करके लिखा रहेगा, या तो RBI लिखा अच्छा। रहता है। अंधेरे में नहीं रखता वो, क्योंकि जहां पर भी अलग अलग डिस्क्रिशनरी पावर रहता है वो अलग रखता है। ठीक है, RBI पूछेगा तो 90 ही मार्क्स। 90 मार दीजिए। ठीक है, अच्छा। और वैसे आप अभी तक के आप 3 साल से सवाल देख लीजिएगा लॉगिन सेक्शन में, उन्होंने क्या पूछा है। एक ही बैंक में एक बार पूछा था LIC में क्वांटम ऑफ फाइनेंस, बाकी सब बैंक में एक ही सवाल पूछता है। सरेंडर वैल्यू वाला। सरेंडर वैल्यू, ये देखिए दया जी बता दिए, सरेंडर वैल्यू। तो सरेंडर वैल्यू पूछता है ये वाला सवाल, क्लरिकल टू ऑफिसर की बात कर रहे हैं। बाकी एक बार सवाल पूछा था जिसमें कि क्वांटम ऑफ फाइनेंस पूछा था, और जिस बैंक का पूछा था उस बैंक का 90% था। ठीक है, सर स्केल 1 से 2 का सेशन चाहिए सर, DVGB का जो रिकॉर्ड हाँ। क्वेश्चन है। तो उसको स्केल 1 से 2 के अभी सवाल थोड़े टुकड़े टुकड़े में आए हैं, एक आध दिन में हम करेंगे उसको, स्केल 1 से 2 में। ठीक है, वो थोड़े स्केल सवाल 1 अभी से 2 भी मिले करा नहीं दे सर, मेरा भी हैं। एग्जाम है 25 फरवरी को सर। करा देंगे, करा देंगे, 1 से 2 भी करा देंगे। इन बिटवीन आप क्या करिए, 1 से 2 का लॉगिन सेक्शन में आप जाके रिकॉल क्वेश्चन देख लीजिए, फिर तो डेली सेशन होना ही होना है। ठीक है, तो जो साथी थोड़ा लेट जुड़े हैं उनको थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करना है, क्योंकि आपके लॉगिन सेक्शन में काफ़ी 300 से अधिक वीडियोस हैं, सारे चैप्टर हैं। रिकॉल क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा मददगार होगा, क्योंकि उससे एक इंसाइट मिलता है, टॉपिक्स मिलते हैं, आप उनको देख पाते हो। ठीक है, तो चलिए वादा के साथ कि हम फिर से मिलते रहेंगे और यूं ही खिलखिलाते रहेंगे और सीखते हुए हमेशा मुस्कुराते रहेंगे। आपसे विदा लेता हूं, आपके अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य, शानदार सफलता की कामना करते हुए विदा लेता हूं। फिर मुलाकात करेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच। थैंक गुड यू नाइट सर। सर।